अब पढ़ते हैं पेज नंबर 18 जो लुसेंट का हिस्ट्री है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। और आइए सातवाहन राजवंश देखते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठन गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में है। सातवाहन वंश की दूसरी राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में थी। इसे धान्य कटकम या धानी कोटा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सातवाहनों की मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुवामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक राजस्व यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय में के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल एवं गुणाढ्य। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिसे आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था, जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करता था। उन्हें राज्य मात्य कहा जाता था। कुछ अन्य पदाधिकारी थे भंडारी, कोषाध्यक्ष, रजुक, राजस्व विभाग का प्रमुख, पन्यधारक, नगरों में जलपूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी और कर्मातिक्त भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला। अब ये आहार के नीचे ग्राम होते थे, जिसका अध्यक्ष ग्रामिक होता था। परिवारों का मुखिया गहपति कहलाता था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक को सौंपा। और गौल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा सर्वाधिक और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, उसे रोम से मंगाया जाता था। प्रतिष्ठान रोमन माल की प्रमुख मंडी थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया गया। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। स्त्रियां पर्दा प्रथा से अपरिचित थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासंधियों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहां के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। नोट है, सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अब यहाँ पे देखते हैं चेदी राजवंश कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथीगुम्बा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलता है। खारवेल वंश का प्रतापी राजा था।
खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुफाएं बनवाई। उदयगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं रानी गुफा, मंचपुरी गणेश गुफा, हाथी गुम्बा तथा व्याघ्र गुफा। खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं नौमुनि गुफा, देवसभा, अनंत गुफा आदि। उदयगिरी रानी गुफा सबसे बड़ी या दुतल्ली है। अब यहाँ पे देखिए भारत के यवन राज। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोस प्रथम ने किया था और बैक्ट्रिया पर डियोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोटस सेकेंड, यूथिडेमस, ड्रेमेटियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी का बैक्ट्रियाटिक यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एवं पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पनो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। अब यहाँ पे नोट में देखते हैं यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे शक के बारे में। यूनानियों के बाद शक आए और शकों के बाद शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग भाग में थी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।